आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियोग्राफी के बारे में। साथ ही हम रेडियोग्राफी में जो भी कंटेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है और वो जो आइसोटोप है वो हजार्डस क्यों होता है। साथ ही हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि ये जो रेडिएशन होता है उसको मेजर कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि किस कंडीशंस में रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए आपको परमिट इशू किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल एरिया क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि गेजर मीटर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो फिल्म बैंडेज होती है उसका क्या यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डीके चार्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन ऑथराइज एक्सपोज पर्सन्स है। फिर हम देखेंगे कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त कौन से सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेडियोग्राफी के लिए कौन सी HSE रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी में आपको कौन से हजार्ड्स का सामना करना पड़ता है और उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियोग्राफी यानी कि होता क्या है। रेडियोग्राफी एक कॉमन टेक्निक है कि जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है कि जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इवेल्युएट करने के लिए इस रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेडियोग्राफी में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं और ये जो रेडिएशंस होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पास किए जाते हैं और फिर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो उसे जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो भी वेरिएशंस है उसके थिकनेस में या फिर उसके डेंसिटी में कि जो किसी डिफेक्ट की वजह से आए हैं तो उस रेडिएशंस के फिल्म में शो करता है। तो इस प्रकार जो है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी उस स्ट्रक्चर की इवेल्युएट की जाती है। चलिए अब समझते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप में क्या होता है कि एटम के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप जो है वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो अनस्टेबल सब्सटेंस होता है कि उसमें से हेवी पार्टिकल्स यानी कि अल्फा और बीटा जो रेज है और हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है यानी कि जो गामा रेज है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो इमिट्स होते हैं उसके न्यूक्लियस से। और आपको ये पता चल सकता है कि ये जो रेडिएशंस है वो कितनी मात्रा में इमिट्स हो रहे हैं यानी कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आपको डीके चार्ट की मदद से पता हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि ये जो आइसोटोप होता है ये हजार्डस क्यों होता है। आइसोटोप हजार्डस होता है क्योंकि वो जो इमिट्स करता है यानी कि प्रोड्यूस जो करता है वो अनकंट्रोल एनर्जी होती है जो रेडियो एक्टिव वेव्स के फॉर्म में होती है और वो जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही हजार्डस होती है, यानी कि जो लिविंग टिश्यूज है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है और जिसकी वजह से फर्टिलिटी या फिर कैंसर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस डीजनरेशन है एटॉमिक न्यूक्लियस का। इसमें क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस है उसमें से इमिट्स होते हैं यानी कि प्रोड्यूस होते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इसमें से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस होते हैं उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो उसका मेजरिंग यूनिट है माइक्रोसीवर्ट और मिलीरैम। चलिए अब देखते हैं कि किस कंडीशन में रेडियोग्राफी का परमिट जो है वो इशू किया जाता है। सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है यानी कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी है इसके लिए जो भी पर्सन्स काम करने वाला है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स होना चाहिए। फिर उस कॉम्पिटेंट पर्सन्स ने सर्वे करना चाहिए बैरिगेशंस के आउटसाइड में और वो जो सर्वे करेगा वो बाय यूजिंग सर्वे मीटर से करेगा। उसमें जो भी क्रू मेंबर्स है वो सब ऑथराइज होने चाहिए और उनको सबको पता होना चाहिए कि ये जो रेडियोग्राफी एक्टिविटी है इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं और उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो भी कंट्रोल एरिया है उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद जैसे ही आपने कंट्रोल एरिया को कैलकुलेट कर लिया तो उसके सराउंडिंग में यानी कि 360 डिग्री में आपको बैरिकेड करना है। और वो बैरिकेड कैसे करना है तो उसके लिए आपको ब्लैक एंड येलो वार्निंग टेप का इस्तेमाल करना है। और अगर यही रेडियोग्राफी एक्टिविटी अगर आप नाइट में कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास रेड और येलो फ्लैशलाइट होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस में आपको रेडियोग्राफी का जो परमिट है वो इशू किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कंट्रोल एरिया क्या होता है। कंट्रोल एरिया यानी कि ऐसा एरिया कि जहां पर रेडिएशन डोज जो होता है वो 0.75 मिलीरैम पर आवर से ज्यादा होता है या फिर 7.5 माइक्रोसीवर्ट होता है। चलिए अब जानते हैं कि गेजर मीटर क्या होता है।
गेजर मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसका इस्तेमाल रेडिएशन का जो डोज है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि फिल्म बैंडेज होता क्या है। फिल्म बैंडेज यानी कि ऐसा बैंडेज कि जो पर्सन है वो उसको वॉर्न करता है कि जब भी उसको काम करना पड़ता है उस रेडिएशंस में, और वो जो रेडिएशंस है और वो उसको एक्सपोज करने पड़ते हैं क्योंकि उसका पार्ट ऑफ ड्यूटी होता है। इस फिल्म बैंडेज की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो रेडिएशन डोज है वो कितनी मात्रा में रिसीव हो रहा है। ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें जो भी पर्सन काम कर रहा है और काम करते वक्त वो जो रेडिएशन के जो डोज है वो एक्सपोज होते हैं उसके बॉडी के साथ में, तो फिर वो जो एक्सपोज रेडिएशन डोज है वो कितनी मात्रा में उस पर्सन को रिसीव हो रहे हैं वो इस फिल्म बैंडेज की मदद से पता चलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि डीके चार्ट होता क्या है। ये एक ऐसा चार्ट है कि जिसमें शो होता है कि जो भी सोर्स है उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कितनी चेंज होती है और कितने पीरियड तक चेंज होती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा ऑथराइज पर्सन होता है जो इस रेडिएशंस को एक्सपोज कर सकता है। तो ये जो ऑथराइज पर्सन है इसके पास फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए रेडियोग्राफी के बारे में, और उसको पता होना चाहिए कि जो सील सोर्स है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में एक्सरे इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सब के बारे में उस पर्सन को पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त कितना एरिया जो है वो आपको बैरिकेड करना है, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो उसका आंसर ये है कि बाय यूजिंग सर्वेयर मीटर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस एरिया को आपको कितना बैरिकेड करना है और कहां पर बैरिकेड करना है जब भी आपको रेडियोग्राफी एक्टिविटी करनी हो। चलिए बात करते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त कौन से सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके सेफ्टी डिवाइसेस है टीएलडी बैच, पर्सनल डोसीमीटर, कोलीमीटर, सर्वेयर मीटर, इमरजेंसी किट, इमरजेंसी एक्शन प्लान और बीपर्स। तो ये जो सारे सेफ्टी डिवाइसेस है ये आपको यूज करना है जब भी आपको रेडियोग्राफी एक्टिविटी का काम करना हो। चलिए बात करते हैं कि रेडियोग्राफी के लिए कौन से एचएससी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन रेडियोग्राफी का काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस हिस्ट्री आपको चेक करना है। फिर उसके बाद उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी आपको चेक करनी है। फिर आपको देखना है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन जो सुपरवाइजर है वो क्वालिफाइड है और उसके पास सर्टिफिकेशन है, और वो जो सर्टिफिकेशन है वो एनआरपीबी की तरफ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एनआरपीबी यानी कि नेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन बोर्ड। फिर ध्यान में रखना है कि जो भी रेडियोग्राफी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए जो भी वर्क इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करने हैं। फिर आपके पास मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, इमरजेंसी किट होनी चाहिए, पर्सनल डोसीमीटर होना चाहिए और साथ ही उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सर्वेयर मीटर होना चाहिए और उसका भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके पास टीएलडी बैचेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जिसमें ये जो रेडियोग्राफी सोर्स है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो वो जो व्हीकल है वो अप्रूव होनी चाहिए FANR की तरफ से। FANR यानी कि फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन की तरफ से। फिर उसके बाद जो रेडिएशन सोर्स है उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स उनके पास होनी चाहिए, और साथ ही में जो सोर्स मूवमेंट करते हैं उसका कंट्रोल लॉग उनके पास होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी में आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान में रखिए कि जब भी रेडियोग्राफी टेस्ट होती है तो उसमें से निकलने वाले जो भी रेडिएशंस है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और उनका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर होता है। जैसे कि ये जो रेडिएशंस है उसका अगर एक्सपोजर कोई पर्सन एक्सपोज कर रहा है और वो बहुत ही लॉन्ग टर्म पीरियड तक उसको एक्सपोज कर रहा है तो उस पर्सन के जो भी सेल्स है उसको वो डैमेज कर सकता है। फिर आता है लॉस ऑफ हेयर यानी कि बाल चले जाना। फिर उसके बाद है कि जो भी ये रेडिएशन है उसका अगर डोज बहुत ही ज्यादा है तो उसकी वजह से स्किन बर्न भी हो सकती है। फिर आता है कि इस रेडिएशन की वजह से कैंसर भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि ये जो रेडिएशन है उसमें जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो अगर कंटिन्यूअसली उसमें काम करते जाते हैं और उसका जो एक्सपोज है वो हाई हो जाता है तो उसमें उनको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद है फर्टिलिटी यानी कि इसका हाई डोज और हाई एक्सपोजर अगर हो जाता है तो उसकी वजह से फर्टिलिटी भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उनके पास वर्क परमिट होना चाहिए उस रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए।
फिर उसके बाद उनके पास वर्क मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए और साथ ही में उस एक्टिविटी का जो हीरा है यानी कि JSA यानी कि TRA वो उनके पास होना चाहिए और वहां पर जो भी हजार्ड फाइंड आउट किए हैं और उसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स दिए हैं उनको उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो भी ऑथराइज पर्सन्स वहां पर काम करेंगे उनके पास उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि वो मेडिकली फिट है वो एक्टिविटी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी रेडियोग्राफी एक्टिविटी हो रही है उस एरिया को आपको बैरिकेड करना है उसका कंट्रोल एरिया फाइंड आउट करके। जैसे ही आपने कंट्रोल एरिया फाइंड आउट कर लिया तो उसके सराउंडिंग में यानी कि 360 डिग्री में आप उसको बैरिकेड कीजिए। बैरिकेड करने के बाद उसको ब्लैक और येलो टेप से मार्क कीजिए और फिर वहां पर रेडियोग्राफी एक्टिविटी का साइन बोर्ड वहां पर पोस्ट कीजिए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि उस एरिया में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें एंट्री ना कर पाए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी रेडियोग्राफी हो रही है, मान लीजिए कि आप नाइट में रेडियोग्राफी कर रहे हो तो उस वक्त आपके पास वार्निंग लाइट और अलार्म होना चाहिए ताकि उसकी वजह से जो भी आउटसाइड में वर्कर्स है जो उस बैरिकेशंस के बाहर है उनको आप इजीली अलर्ट कर सको कि इस एरिया में रेडियोग्राफी एक्टिविटी चालू है और यहाँ पर अनऑथराइज्ड पर्सन्स को आना मना है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन रेडियोग्राफी का काम कर रहा है तो उनके पास उनका पर्सनल डोसीमीटर उनके पास होना चाहिए और साथ ही में उनके पास TLD बैचेस भी होने चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि रेडियोग्राफी क्या होती है, वो एक्टिविटी में कौन कौन से सोर्सेस यूज किए जाते हैं, उसके हेल्थ हजार्ड क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या है और उस रेडियोग्राफी में कौन से HSC रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।